नमस्कार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 1948 में जब फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल नाम का मुल्क बनाने का ऐलान हुआ था, तो यूनाइटेड नेशंस के इस फैसले के तुरंत बाद मिडिल ईस्ट में एक जंग का ऐलान भी हो गया था। इजिप्ट की लीडरशिप में जॉर्डन और सीरिया जैसे कई अरब मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। हालांकि इजराइल जंग को जीत गया और उसके बाद दो और अरब इजराइल युद्ध हुए जिन्हें इजराइल ने जीता। लेकिन इन युद्धों से ये साफ हो गया था कि मुस्लिम देशों के लिए, मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के लिए आपस में एक होकर इजराइल से जंग लड़ना एक बेहद इमोशनल मसला बन चुका है। कई दशक बाद एक बार फिर से इस इलाके के बड़े मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ गोलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक पावरफुल मुस्लिम देश टर्की ने इजराइल के खिलाफ सीधी धमकी जारी की है और कहा है कि उसकी फौज इजराइल में घुसकर हमला कर सकती है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का कहना है कि गाजा में हमास के साथ जंग के नाम पर जारी इजरायली हमले अगर बंद नहीं हुए तो टर्की की फौज इजराइल में भी घुस सकती है। इजराइल को धमकी देते हुए एर्दोगन ने उन वाक़यों का भी जिक्र किया जब टर्की की फौज ने दूसरे मुल्कों में जाकर दखल दिया था। उनका कहना था कि हम लीबिया और नागोर्नो काराबाख में घुस चुके हैं, हम फिलिस्तीन की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एर्दोगन ने अपनी पार्टी की एक बैठक में ये बात कही कि हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ज़्यादा तानाशाही ना कर सके। हम पहले भी लीबिया में प्रवेश कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, नागोर्नो काराबाख में प्रवेश कर चुके हैं, वैसे भी हम यहाँ भी कर सकते हैं जैसे हमने एंट्री उन देशों में की है। ये उनका कहना था अपनी पार्टी की मीटिंग में। दरअसल लीबिया में जो सिविल वॉर चली उसके बाद टर्की की फौज के समर्थन से ही अब्दुल हामिद अल दबीबा की सरकार वहां पर चल रही है। तो वही टर्की की फौज अजरबैजान और आर्मीनिया के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच में, उसमें अजरबैजान की मदद कर रही है। यानी टर्की के राष्ट्रपति सीधे सीधे इजराइल को भी धमकी दे रहे हैं कि जैसे हमने उन मुल्कों में दखल दिया वैसे ही इजराइल में भी हम फौज भेज सकते हैं। टर्की की धमकी में कितना दम है और धमकी को देने की असली वजह क्या है और मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात कैसे हैं, इस पर हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि एर्दोगन की इस धमकी का इजराइल ने क्या जवाब दिया है। इजराइल में घुसकर हमला करने की टर्की की धमकी का जवाब देते हुए इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है, काट्स का कहना है कि एर्दोगन सद्दाम हुसैन की राह पर चल रहे हैं और उन्हें बस सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखना चाहिए कि इराक में क्या हुआ था और उसका अंत कैसे हुआ था। इजराइल के विदेश मंत्री का कहना है। इजराइल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं यायर लैपिड, उन्होंने भी एर्दोगन की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और कहा कि एक तानाशाह बनने की हसरत रखने वाले एर्दोगन फिर से अनाप शनाप बोल रहे हैं, हम उनकी धमकियों से नहीं डरेंगे, वे मिडिल ईस्ट के लिए एक खतरा है। जाहिर है एर्दोगन की धमकी का जवाब भी धमकी से दिया गया है इजराइल की तरफ से। अब सवाल यह है कि क्या वाकई टर्की अपनी धमकी को अमली जामा पहना सकता है। फौजी तौर पर टर्की एक पावरफुल मुल्क है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टर्की अमेरिका की लीडरशिप वाले मिलिट्री गठबंधन नेटो का ही एक हिस्सा है। टर्की की फौज में अमेरिका के हथियार बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। टर्की में अमेरिकी फौज के अड्डे हैं। अमेरिकी मिसाइलों और परमाणु हथियारों से तैनात मिसाइलें भी टर्की की ज़मीन पर तैनात हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा रक्षक, उसका हमदर्द, उसका दोस्त है। पूरी दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका साथ ना दे तो इजराइल की शक्ति कितनी कम हो सकती है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल का अस्तित्व ही मुश्किल में पड़ जाए। ऐसे में इजराइल में अपनी फौज को घुसने का आदेश देने से पहले टर्की को अमेरिका से भी ताल्लुक तोड़ने होंगे, या यूं कहें कि अमेरिका से भी दुश्मनी मोल लेनी होगी, जो मौजूदा हालात में तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो फिर सवाल ये है कि आखिरकार एर्दोगन ऐसी धमकी देने की एर्दोगन को जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे मुस्लिम देशों की राजनीति भी एक वजह हो सकती है। एक वक्त था जब टर्की इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर हुआ करता था। मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में 3 बड़े मुस्लिम देश हैं, ईरान, सऊदी अरब और टर्की। गाजा पर इजराइल के हमले के बाद सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपने ताल्लुक तोड़ दिए। ईरान तो इजराइल से कई कदम आगे जाते हुए, सऊदी अरब से कई कदम आगे जाते हुए इजराइल पर एयर स्ट्राइक तक कर चुका है। ऐसे में मुस्लिम देशों की लीडरशिप हासिल करने के लिए टर्की भी इजराइल के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाते हुए दिखना चाहता है
और एर्दोगन की धमकी को एक ऐसी ही कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल ये भी है कि क्यों इस इलाके के बाकी मुस्लिम देश भी क्या टर्की की ही तरह बयानबाजी कर रहे हैं, या कोई मुल्क इजराइल से सीधे टकराने का मादा भी रखता है या दिखा रहा है। एक ही देश है जो ऐसा मादा रखते हुए नजर आ रहा है, और वो है ईरान। जब से इजराइल ने गाजा में हमले शुरू किए हैं, तब से ही ईरान ने न सिर्फ बेहद सख्त रुख अपनाया है, बल्कि उसके साथ के जो मिलिशिया है, यानी यमन के हूती विद्रोही और लेबनान का हिजबुल्लाह, ये इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये मिलिशिया हिजबुल्लाह के साथ तो इजराइल का तनाव कुछ इस हद तक पहुंच चुका है कि किसी भी वक्त एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। पिछले साल अक्टूबर में जब से इजराइल ने हमास पर हमला किया है, तभी से हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब इजराइल भी दे रहा है, लेकिन उसकी एयर स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह के इरादों को कमजोर नहीं कर पा रही हैं, इस जंग को रोक नहीं पा रही हैं, हिजबुल्लाह को डरा नहीं पा रही है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने भी साफ साफ कहा था कि जब तक इजराइल हमास में अपने मिलिट्री ऑपरेशन को जारी रखेगा, तब तक हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अपने रॉकेट हमले जारी रखेगा। मौजूदा तनाव के चलते अब तक लेबनान में, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, वहाँ 460 लोग मारे जा चुके हैं। ज़्यादातर उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, लेकिन 100 सिविलियंस की भी मौत हुई है और 12 बच्चे और 21 हेल्थ केयर वर्कर इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ इजराइल के मुताबिक उसके 21 आर्मी मैन और 12 सिविलियंस अभी तक हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के चलते उत्तरी इजराइल का जो आबादी है इजरायलियों की, उसका एक बड़ा हिस्सा बेघर हो गया है, और वो देश के अंदरूनी हिस्सों में जाकर रह रहा है, क्योंकि वहाँ हिजबुल्लाह के रॉकेट्स लगातार बरस रहे हैं। पिछले दिनों इजराइल के कब्जे वाले सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर एक जोरदार हमला भी हुआ। यह हमला एक फुटबॉल के मैदान पर हुआ। इजराइल ने इस हमले का आरोप हिजबुल्लाह पर लगाया, हालांकि हिजबुल्लाह ने इससे इनकार कर दिया। इजराइल का दावा है कि इसमें 12 लोगों की मौत हो गई, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे थे, जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है। इस हमले का जवाब देने के लिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने रविवार को तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली, और इसमें नेतन्याहू को इस हमले का जवाब देने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। हिजबुल्लाह के हमले का जवाब कैसे और कब देना है, इसका अधिकार अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेट को दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने पूरी इस मामले की गंभीरता को भांपते हुए ईरान ने इजराइल के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इजराइल की गोलान हाइट्स में हुए हमले का फायदा उठाकर इजराइल लेबनान पर बड़े हमले करने की जरूरत ना करे। अगर इस इलाके में जंग की आग और ज़्यादा बढ़ती है, तो इसका जिम्मेदार स्वयं इजराइल ही होगा। यानी इजराइल और ईरान सीधी टक्कर इन दोनों के बीच में हो सकती है। ईरान इजराइल से सीधी टक्कर लेने के मूड में नजर आ रहा है, और इस सब के बीच अमेरिका की कोशिश है कि ये जंग आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसे भी इजराइल को बचाने के लिए इस जंग में कूदना होगा। लेकिन गोलान हाइट्स में फुटबॉल के मैदान पर हुए हमले के बाद तनाव इतना ज़्यादा है कि जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि लेबनान की राजधानी बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई विदेशी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, और भारत समेत कई देशों ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जाहिर है, पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई इजराइल हमास की जंग की आग अब आगे बढ़ने की उसकी आशंका पूरी तरह से बलवती होती हुई नजर आ रही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय हमें ज़रूर दें। सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर या एक्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। कोई सुझाव भी हो तो वो दे सकते हैं। मेरा हैंडल है सुमित_K_दुबे। आपको वीडियो में ये हैंडल दिखाई दे रहा होगा। नमस्कार।